नमस्कार, आप देख रहे हैं ITN नेशनल पर प्रसार एपिसोड। आज के प्रसार में हम जिन खबरों की बात करेंगे उनकी दुनिया तो अलग होगी, लेकिन उनकी सच्चाई एक ही होगी। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वज लहराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया और पाकिस्तान की बेचैनी देखिए कि वो संयुक्त राष्ट्र के पास पहुँच गया। क्यों? क्योंकि भारत अब अपने घर में अपने फैसले स्वयं ले रहा है। वहीं दूसरे सेगमेंट के बारे में हम जानेंगे कि बिहार, जहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, 20 साल से लालू परिवार जिस 10 सर्कुलर रोड के बंगले को अपना घर मानते थे, अब वह खाली करने का आदेश आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह सब हुआ तेजस्वी यादव की उसी याचिका की वजह से जो उन्होंने 2017 में स्वयं दायर की थी। तीसरे सेगमेंट में कमला पसंद पान मसाला के हजारों करोड़ कंपनी के बारे में जानेंगे कि कैसे सड़क के किनारे से एक गुमटी की शुरुआत ने आज हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन इस परिवार में आज एक त्रासदी है। मालिक की बहू दीप्ति चौरसिया ने आत्महत्या की। आखिर क्या है इस कहानी के पीछे का सच, आज हम ये भी जानेंगे। वहीं अगले सेगमेंट के हिसाब से हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर दक्ष चौधरी और अभिषेक ठाकुर नाम के जिन दो शख्सों का नाम आ रहा है, क्या ये गुंडे हैं या फिर धार्मिक रक्षक, इनके बारे में भी हम गहन विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसार। पहली खबर अयोध्या धर्मध्वज और पाकिस्तान की जलन से संबंधित है। देखिए, 25 नवंबर 2025 का यह तारीख इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम जन्मभूमि के शिखर पर धर्मध्वज लहराया है। यह कोई साधारण झंडा नहीं था। 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा केसरिया रंग का यह झंडा, जिस पर सूर्य का चिन्ह जो दर्शाता है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे। ओम का प्रतीक सनातन धर्म की पहचान के बारे में बताता है, और कोविदार वृक्ष का चिन्ह यह बताता है कि यह ध्वज 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराया गया। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि पाकिस्तान को मिर्ची लगी है इन सबसे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस जारी की। उसमें उन्होंने 4 सवालों का जिक्र किया। पहला, उन्होंने 6 दिसंबर 1952 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस की घटना याद दिलाई। आरोप लगाया है कि भारत में मुस्लिम विरासत को खत्म किया जा रहा है, और वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए। संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाई कि वो भारत में इस्लामोफोबिया और मस्जिदों की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करें। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान को इससे क्या लेना देना, क्योंकि यह जमीन 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने राम मंदिर के पक्ष में दी थी। यह भारत का आंतरिक मामला है। 500 साल का इंतजार खत्म हुआ, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना है। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब जाके मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। पाकिस्तान वह देश जहाँ हर दिन हिंदुओं पर अत्याचार होता है, जहाँ मंदिरों को तोड़ा जाता है, जहाँ अल्पसंख्यक समाप्त होते जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान भारत को सिखा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। असल बात तो यह है कि पाकिस्तान को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर रहा है। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह न्यू इंडिया का प्रतीक है। वो इंडिया जो अपने इतिहास पर गर्व करता है, अपनी संस्कृति को बचाता है, किसी बाहरी के दबाव में नहीं आता और अपनी धरती पर अपने नियम खुद बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण के दौरान कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। यह संदेश था पूरी दुनिया को और खासकर पाकिस्तान को कि अब भारत वो भारत नहीं रहा जो कभी था। यह आत्मविश्वासी भारत है, मजबूत भारत है, और पाकिस्तान को अपने घर में झांकना चाहिए जहां अल्पसंख्यक खत्म हो रहे हैं। अब आते हैं बिहार की राजनीति पर, और जब बिहार की बात हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। क्योंकि देखिए, 20 साल से लालू परिवार जिस घर में रह रहे थे, पटना के जिस 10 सर्कुलर रोड के बंगले में रह रहे थे, यह बंगला मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने था। राजनीतिक दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण था। और अब नीतीश कुमार की सरकार ने यह आदेश दिया कि 3 महीने में खाली करो इस बंगले को। राबड़ी देवी को अब 39 हार्डिंग रोड का एक छोटा सा बंगला दिया गया। लेकिन यहाँ ट्वीट देखिए कि यह सब हुआ कैसे। दरअसल 2005 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक नीति अपनाई कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला, सुरक्षा गाड़ी और स्टाफ दिया जाएगा। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड मिला और उनका परमानेंट एड्रेस बन गया। 2015 में महागठबंधन की सरकार आई। तेजस्वी यादव डिप्टी CM बने और उन्हें 5 देश रत्न मार्ग का एक शानदार बंगला मिला। और वहीं 2017 में नीतीश कुमार ने अपनी पलटी मारी, NDA के साथ चले गए और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। तेजस्वी यादव ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि उनका तर्क है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधाएं देने के नियम असंवैधानिक हैं। 2019 हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और तेजस्वी की याचिका स्वीकार कर ली गई। पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला, गाड़ी, सुरक्षा देने की व्यवस्था को रद्द किया गया, असंवैधानिक बताया गया।
अब तेजस्वी यादव ने खुद की कब्र खोदी है। उन्होंने अपनी मां के बंगले पर ही कुल्हाड़ी मार दी। देखिए, बिहार की राजनीति का यही खेल है, आज दोस्त कल दुश्मन, आज साथ तो कल अलग। नीतीश कुमार ने 7 से 8 बार अपनी पारी बदली है, कभी एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ, फिर एनडीए के साथ। लेकिन असली सवाल यह है कि इन सब में बिहार की जनता का क्या? विकास कहाँ है, रोजगार कहाँ है, शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? बिहार अभी भी देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है और नेता वो बंगले की राजनीति में व्यस्त है। राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया कि यही है सुशासन बाबू का विकास मॉडल। घर से निकाल सकते हैं लेकिन बिहार वासियों के दिल से नहीं निकाल सकते। तेज प्रताप यादव भी नाराज हैं, लेकिन यह सब तेजस्वी की याचिका का ही नतीजा है। बिहार की राजनीति जहां हर कदम बूमरैंग बन जाता है। अब आते हैं तीसरी खबर पर, आज की सबसे चर्चित खबर पर। कमला पसंद राजश्री का नाम तो आप सबने सुना होगा, पान मसाला की दुनिया के दिग्गज ब्रांड। लेकिन आज इसी परिवार में एक दुखद घटना हुई है। कमला पसंद के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया, जिनकी उम्र 40 वर्ष थी, उन्होंने मंगलवार की शाम को दिल्ली के वसंत विहार में स्थित अपने घर में ही आत्महत्या कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिस पर किसी पर सीधा आरोप नहीं लगाया गया था, जिसपे ये नहीं लिखा गया था कि इनकी वजह से मैं आत्महत्या कर रही हूँ। हालांकि दीप्ति के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। यह मामला भी जांच के दायरे में है, लेकिन सवाल यह उठता है कि एक अरबपति परिवार में ऐसा क्या हुआ कि आत्महत्या की नौबत आ गई। चलिए पहले जानते हैं कि कमला पसंद की कहानी क्या है। यह कहानी है संघर्ष की, सपनों की। 1980 के दशक में कानपुर शहर के एक फलीखाना मोहल्ला का एक छोटी सी गुमटी काहू कोठी के पास एक शख्स खुला पान मसाला बेचता था। कमलाकांत चौरसिया कोई बड़ा सेटअप नहीं, कोई दुकान नहीं, बस एक सपना था। और वो हौसला आज सच हो गया। कमला पसंद ग्रुप का टर्नओवर 3000 करोड़ से ज़्यादा है। पूरे देश में इनका नेटवर्क है। पान मसाला, गुटखा, माउथ फ्रेश, कई प्रोडक्ट और तो और रियल एस्टेट और लोहे का व्यवसाय भी है इनका। अब सवाल यह है कि यह इतना विशाल साम्राज्य कैसे बना। देखिए, शुरू से ही प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस किया। नेटवर्किंग, छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े दुकानदारों, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर तक सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाए। पूरा विस्तार किया, एक गुमटी से शुरुआत की और पूरे देश में फैलाव किया। लेकिन यह कहानी बिना विवादों के नहीं हुई, क्योंकि 2017 में एक्साइज ड्यूटी चोरी के आरोप में 147 करोड़ रुपए की चोरी का मामला भी सामने आया। नकली कमला पसंद बनाने वाली फैक्ट्रियां भी पकड़ी गई। स्वास्थ्य पर असर पड़ा। पान मसाला गुटखा से कैंसर का खतरा बढ़ा है। इसी कारण कई राज्यों से प्रतिबंध भी लगा है। लेकिन सफलता की कहानी में अंधेरे पहलू नजरअंदाज किए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए, व्यवसायिक दृष्टि से प्रेरणादायक है। छोटी शुरुआत से बड़ा साम्राज्य। लेकिन यह सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि जब आप हजारों करोड़ के मालिक बनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। और आज जो हादसा हुआ है दीप्ति चौरसिया के साथ आत्महत्या का, यह याद दिलाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अरबों की संपत्ति के बावजूद अगर परिवार में खुशियां नहीं तो सब कुछ बेकार है। दीप्ति की शादी 2010 में हुई थी। 14 साल का एक बेटा भी है उनका। कथित तौर पर पत्नी में विवाद भी चल रहा था। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन एक जिंदगी चली गई, एक बच्चा अनाथ हो गया। अब हम बात करेंगे ऐसे मामले की जो धर्म, कानून और आस्था के बीच का एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जहाँ हर पत्थर में आस्था बसती है। लेकिन 24-25 नवंबर 2025 को यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। दक्ष चौधरी और अभिषेक ठाकुर सहित कुछ युवाओं ने वृंदावन में शराब के ठेके जबरन बंद करवा दिए। पुलिस ने 20 लोगों पर FIR दर्ज कर दी, 2 को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये अपराध था? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने 16 नवंबर को सनातन धर्म की एकता पदयात्रा के समापन पर कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी में शराब और कबाब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक नेता का बयान नहीं है, ये लाखों लोगों की भावना है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर जाने वाले मार्ग पर जहाँ रोज हजारों श्रद्धालु गुजरते हैं, वहाँ शराब की दुकानें क्या ये उचित हैं? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, वृंदावन को पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। तो क्या धार्मिक स्थलों पर ऐसी गतिविधियों को रोकने का मार्ग गलत है? लेकिन जरा रुकिए, कानून की नज़र में ये शराब के ठेके वैध थे, सरकारी लाइसेंस दिया गया था इनको। तो कानूनी रूप से जबरन दुकानों को बंद करवाना, शटर गिरवाना, दुकानों पर बदसलूकी करना, ये स्वयं न्याय है और कानून इसकी जगह नहीं देता। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 से 149 के तहत गैर कानूनी सभा और दंगा माना जा सकता है। ये दोनों पक्षों की अपनी अपनी बात है, क्योंकि कानूनी पक्ष कहता है कि शराब के ठेके वैध लाइसेंस के साथ चल रहे थे,
जबरन बंद करवाना गैर कानूनी है। बदलाव के लिए लोकतांत्रिक तरीके हैं, याचिका, जनदबाव, चुनाव, ये सभी सही रास्ते हैं। लेकिन धार्मिक पक्ष कहता है कि वृंदावन एक पवित्र धार्मिक स्थल है, यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में सुअर का मांस नहीं बिकता, तो यहाँ भी संवेदनशीलता होनी चाहिए। वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों पर शराब और मांस की दुकानों पर रोक लगाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी धार्मिक मान का हनन नहीं होना चाहिए। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष रविकांत ने यह सही कहा है कि सरकार जनता की भावनाओं को समझती है, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। दक्ष चौधरी और अभिषेक ठाकुर की नीयत गलत नहीं थी, वे अपनी धार्मिक भावनाओं के लिए खड़े हुए थे, लेकिन कानून के हिसाब से शायद यह गलत तरीका था। लोकतंत्र में हर बदलाव के लिए संवैधानिक रास्ते हैं। अगर वृंदावन में शराब और मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए तो एक वैध मांग है, क्योंकि किसी के धर्म के साथ, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ता है, सरकार पर दबाव बनना पड़ता है। कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था। इस मामले की पूरी सच्चाई में धर्म और कानून दोनों जरूरी हैं, लेकिन संतुलन सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस प्रसार में सभी खबर से कुछ न कुछ सबक मिला है। पहली खबर ने सिखाया कि राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की बेचैनी हमारी सफलता का प्रमाण है। याद रखिए, सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन मानवीयता और भी ज़्यादा। राजनीति जरूरी है, लेकिन विकास और भी जरूरी है। देश का सम्मान यह सबसे ऊपर है। जुड़िएगा इंडियन टीवी न्यूज़ पर प्रसारित एपिसोड के साथ, क्योंकि इस एपिसोड में हम सभी खबरों का सामाजिक तौर पर विश्लेषण करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।